You are welcome to Indra Legal Lab video classes. Now we are going to discuss section 26 of the CRPC. Section 26 of the CRPC is about courts by which offences are triable. Subject to the other provisions of the code. Subject to the other provisions of the code. This is the very first line of this section. Subject to the other provisions of this code. इसका मीनिंग क्या है? As we have discussed in previous sections, the meaning of notwithstanding. Now we are going to discuss the meaning of subject to. हम पहले notwithstanding के मीनिंग पर चर्चा कर चुके हैं और अब subject to के अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं. तो मीनिंग subject to का क्या है? Subject to the other provisions of this code कि इस सेक्शन के जो प्रावधान है, सेक्शन 26 के जो प्रावधान है, वो प्रोविजंस इस कोड के दूसरे जो प्रावधान है उनके सब्जेक्ट टू हैं, उनके अधीन है, उनसे नीचे है. इनकी पोजीशन क्या है कि अदर जो कोड है या अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड है, इस कोड के जो दूसरे प्रावधान है वो उनकी पोजीशन ऊपर है और सेक्शन 26 है वो उसके नीचे है. अगर इस कोड के किसी दूसरे सेक्शन में अगर कोई बात कह दी गई है और सेक्शन 26 कोई बात कहता है, ध्यान से समझे आप. सेक्शन 26 ने एक बात कही, एक प्रावधान दिया और इसके खिलाफ कॉन्ट्रेरी कोई बात किसी दूसरे प्रावधान में अगर कह दी गई है तो सब्जेक्ट टू का मीनिंग ये है कि वो जो दूसरे प्रावधानों में जो कॉन्ट्रेरी बात कही गई है वो इसको सुपरसीड करेगी. सेक्शन 26 से ऊपर रहेगी वो बात. तीसरी दफा अगर धारा 26 की कोई बात किसी और सेक्शन के खिलाफ जाती है तो जो दूसरा जो सेक्शन है, इसके अलावा अगर कोई सेक्शन है उसकी बात मानी जाएगी, ना कि धारा 26 की. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां वर्ड लिख दिया गया सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड. इस कोड के दूसरे प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उनसे नीचे रहते हुए. अब ये बातें हम आपको बता रहे हैं. इसमें दो क्लॉज हैं, ए और बी. इस बात को आप अच्छे तरह से समझ लें कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड जो ये बात है, ये क्लॉज ए पर भी लागू होती है और क्लॉज बी पर भी लागू होती है. जब आप क्लॉज ए को पढ़े तब भी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड ए, और जब बी को पढ़े तब भी ये बात पढ़े कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और क्लॉज बी. कीप दिस थिंग इन माइंड. चौथी दफा हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड का मीनिंग है कि धारा 26 में कोई बात है जो हम आपको बताएंगे और दूसरे प्रावधानों में भी कुछ कुछ बातें हैं. तो दूसरे प्रावधानों में जो बातें सेक्शन 26 के खिलाफ हैं, अगर कोई ऐसा प्रावधान है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो सेक्शन 193 सीआरपीसी में जो बात कही गई है वो धारा 26 के खिलाफ है, लेकिन हमें इस अगर 26 और 193 को देखें तो
193 इज अगेंस्ट 26, लेकिन सेक्शन 26 सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड है, तो 193 में लिखी गई बात लागू होगी, ना कि सेक्शन 26 की। आई थिंक नाउ यू हैव, अगर 5वीं दफा बताएंगे तो आप बोल सकते हैं, 4 दफा काफी है। खैर, आगे है क्लोज ए, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, और सब्जेक्ट टू का हमने एक एग्जांपल लिख दिया, सेक्शन 193 ऑफ द सीआरपीसी, आप उसे पढ़ें। क्लोज ए, एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी। देखिए ऑफेंसेस कहां हैं, ऑफेंसेस तो दो ही जगह हैं। एक जगह क्या है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, और बी अदर लॉज। आईपीसी के अलावा दूसरे कानून हैं। अपराधों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन दो जगह की गई है, या तो आईपीसी में या उस आईपीसी के अलावा कोई दूसरे कानून है उनके अंदर है। तो ए क्लोज ए इज अबाउट आईपीसी और बी इज अबाउट अदर लॉज। A, any offense under the IPC may be tried, not shall be tried, may be tried. A, the High Court or the Court of Session. You know the Court of Session includes 3 judges, or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable. आईपीसी में जो अपराध हैं वो 3 कोर्ट्स को जुरिडिक्शन है, 3 कोर्ट्स में ट्राई हो सकते हैं, उनका ट्रायल किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन, और दैट इज मेंशन अंडर फर्स्ट शेड्यूल, या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, या वो कोर्ट्स जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन कर दी गई है। नाउ बी, क्लॉज बी अदर लॉज के बारे में बात करता है। एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court. इस सच का मीनिंग क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर। एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, when any court is mentioned in such law, मतलब अदर लॉ। जब अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन है तो मामला ट्राई कहां होगा, उस अदर कोर्ट में होगा। बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, मीनिंग देयर बाय, जब अदर लॉ में स्पेसिफिकली कोई कोर्ट मेंशन कर दी गई है तो उस अदर लॉ के मामले उसी कोर्ट में ट्राई होंगे, उनका ट्रायल वहीं चलेगा। एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन्ड, और जब अदर लॉज में कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो वो मामले में भी ट्राइड, उनका ट्रायल किया जा सकता है। फर्स्ट बाय द हाई कोर्ट, और सेकंड दैट इज मेंशन्ड अंडर फर्स्ट शेड्यूल, जैसा पहले शेड्यूल में दिखा दिया गया है। नाउ विथ क्लॉज ए देयर इज ए प्रोविजो क्लॉज एज वेल, दैट इज इंसर्टेड बाय एक्ट 5 ऑफ 2009, जो कि 2009 में एक प्रोविजो क्लॉज जोड़ दिया गया है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009। व्हाट इज दैट प्रोविजो क्लॉज? प्रोवाइडेड दैट any offense under section 376, 376A, AB, BCD, DA, DB, 376E shall be tried, मैंडेटरी है,
shall be tried, लेकिन एक क्वालिफिकेशन इसके साथ जोड़ दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? shall be tried के साथ एक क्लॉज और भी है, that is as far as practicable, as far as practicable। shall be tried, ट्राई किया जाएगा, ये जो सेक्शंस हमने बताए उनके मामले ट्राई किए जाएंगे। एज फार एज प्रैक्टिकल, दैट्स क्वालिफिकेशन, इस मैंडेट की क्वालिफिकेशन है जहां तक संभव हो, प्रैक्टिकेबल हो, उसको सुनिश्चित किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। बाय ए कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय ए वुमेन, कि ऐसी कोर्ट के द्वारा जिसको प्रिजाइड ओवर करने वाली ऑफिसर जो है वो एक महिला हो। क्योंकि ये ऐसा क्यों है? देखिए लॉजिक है कि एक महिला के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो संभव है कि अगर मेल कोई ऑफिसर है तो उसके सामने वो अपनी सारी परिस्थितियां ना बता पाए। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय ए कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय ए वुमेन। तो देखिए लॉजिक है इसके पीछे, ताकि वो अपनी तमाम बातें उस महिला, अगर कोई जज है तो उसके सामने वो सारी बातें बताई जा सकती है। खैर, नाउ वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 26। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम एडवांस डिस्कशन, कुछ एडवांस चर्चा की तरफ चल रहे हैं। और एडवांस चर्चा यही है कि जो हमने क्लॉज बी पढ़ा उसमें दो कोर्ट्स की चर्चा है। फर्स्ट इज हाई कोर्ट एंड सेकंड फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो माई मीन टू से यू इज दैट कि आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जब कोई अदर लॉ में कोर्ट मेंशन नहीं है तो क्या उसके तुरंत बाद सीधा हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा? भाई अदर लॉ है कोई, उसमें कोर्ट स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं है, तो क्या उसमें हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन डायरेक्टली मिलेगा? तो फॉर दैट आई माइट से कि सबसेक्शन B1 merely empowers the High Court when there is no court mentioned in the other law to try such offenses। लेकिन जब हम सेक्शन 26 को रीड विद सेक्शन 4(2) CRPC, जब हम इसको सेक्शन 4(2) CRPC के साथ पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड that this section does not intend that the High Court can take cognizance of the offences straight off, कि इसकी इंटेंशन, सेक्शन 26 की इंटेंशन ये नहीं है कि हाई कोर्ट जो है वो सीधा उसका कॉग्निजेंस ले एंड ट्राई द अक्यूज्ड इटसेल्फ, और वो खुद ही उस अक्यूज का ट्रायल करे। ऐसी इंटेंशन इस सेक्शन 26 क्लॉज बी की नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल द प्रोसीजर मेंशन इन दिस कोड, तो वो हाई कोर्ट के को भी बाउंड करता है कि अगर किसी अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो वो सीधा ट्राई ना करे, बल्कि
प्रोसीजर जो मेंशन है इन सीआरपीसी उसको फॉलो करे। और ये बात कहां से निकल के आई है कि हाई कोर्ट डायरेक्टली उसको ट्राई नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। अगर हम क्लॉज बी को सेक्शन 42 सीआरपीसी के साथ पढ़ें, आप भी एक बार पढ़ें, तो यू विल श्योरली फाउंड दैट देयर इज नो सच इंटेंशन अंडर सेक्शन 26। अब हम एक केस लॉ पर भी चर्चा करना चाहते हैं, एंड दैट केस इज सुधीर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। सुधीर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि इसमें एक सवाल आया कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर एक ही ट्रांजैक्शन में दो ऑफेंसेस कमिट होते हैं। और दो ऑफेंसेस कैसे हैं कि वन इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड द अदर इज ट्रायबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो हाउ वी कैन हैंडल दैट सिचुएशन? So in this case, the Supreme Court held